अच्छा, तो हम जो नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक है, तो उसमें हमने देखना है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं या कॉजेज़ क्या हैं इस्कीमिक स्ट्रोक के। तो थिंक इस्कीमिया ऑब्वियसली तब होगा ना जब हमारे पास क्लॉट का प्रॉब्लम है। तो क्लॉट अगर फॉर एग्जांपल फॉर्म हो रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशंस इन विच फॉर्म हो रहा है। ए फिब में क्लॉट फॉर्म हो रहा है, हाइपरकोagulability में फॉर्म हो रहा है, राइट? अब द क्लॉट कैन आइदर बी फॉर्म्ड, सो थिंक when we're thinking about clots being formed, तो ए फिब में फॉर्म हो रहा है और जो दूसरी वो है वो हाइपरकोagulability में फॉर्म हो रहा है। बट देन क्लॉट फॉर्म हो गया, अब वो डिसलॉज हो सकता है, ठीक है? वो डिसलॉज होके या बल्कि डिसलॉज से पहले हम देखते हैं वो ब्लॉक कर सकता है, वो एक आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? लार्ज वेसल एथेरोस्क्लेरोसिस के ब्लॉकेज है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस के, फॉर एग्जांपल अगर वो नैरो हो जाएगा स्टेनोसिस में, उसकी कम प्लायबिलिटी कम हो जाएगी, यानी वो मतलब लेस फ्लेक्सिबल होगा। स्टेनोसिस है सो इट्स लेस फ्लेक्सिबल, वो क्योंकि हार्डनिंग की वजह से। तो अगर क्लॉट अगर वहाँ पे जाके वो ब्लॉक कर रहा है, या अक्लूजन हो रही है ऑफ स्मॉल परफोरेटिंग आर्टरीज, ठीक है, एंड दिस इज़ ड्यू टू डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या स्मोकिंग। तो दिस इज़ ऑल ड्यू लाइक ब्लॉकेज। सो इफ़ वी थिंक अबाउट ब्लॉकेज, तो इसमें हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, स्टेनोसिस, ठीक है, एंड स्मॉल आर्टरीज, स्मॉल परफोरेटिंग आर्टरीज भी ब्लॉक हो रही हैं, ठीक है? सो दिस इज़ ब्लॉकेज, दिस इज़ फॉर्म्ड। एंड देन द लास्ट थिंग दैट जो कि हम देख रहे हैं इस डिसलॉज अगर हो रहा है, तो अगर डिसलॉज हो रहा है तो हम कार्डियो एम्बोलिज्म है कि अगर हार्ट में क्लॉट गया है एंड देन उससे फिर जाके क्लॉट डिसलॉज हुआ है, एंड देन उसके बाद हमें पता है कि लेफ़्ट सर्कुलेशन से ऊपर की तरफ वो कैरोटिड से होता हुआ वो कहाँ पे आ जाएगा? ब्रेन के अंदर। तो दैट वुड बी डिसलॉज होना। सो दैट इज़ वन वे टू थिंक अबाउट इट कि सबसे पहले आपने क्लॉट्स की रीजंस देख ली, ठीक है? अब ये है कि इंटरनल कैरोटिड स्टेनोसिस जब होगा तो स्टेनोसिस से फिर ये वेसल अक्लूड होती जाएगी, कम ब्लड पहुंचेगा टू द ब्रेन और इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाएगा। अक्लूजन ऑफ स्मॉल परफोरेटिंग आर्टरीज, ये 3 हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़ लिए, एंड इट लीड्स टू लैक्यूलर स्ट्रोक। तो लैक्यूलर स्ट्रोक इज़ अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रोक जिसमें इस्कीमिया एट बेसल गैंग्लिया एंड ब्रेन स्टेम, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास फीचर्स आते हैं कि हमारे पास नमनेस होती है, ठीक है, और सिवियर फेस एंड लिम्ब वीकनेस हो जाएगी। तो जो इसके फीचर्स हैं वो ये दो हैं कि हमारे पास नमनेस है एंड वीकनेस है, ठीक है? ओके, सो कंटिन्यूइंग कि कैरोटिड आर्टरी डाइसेक्शन हो सकती है कि कैरोटिड्स में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ट्रॉमा आके हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, या फिर कायरोप्रैक्टर ने जैसे नेक क्रैक किया है तो आर्टरी डाइसेक्ट हो गई है, तो फिर हो सकता है कि आर्टरी में एक ब्रेक आ गया है, उससे फिर ऑब्वियसली आर्टरी को ने ब्लीडिंग को रोकना है, तो वो क्लॉट फॉर्मेशन होगी, एंड देन उस क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से ऊपर ब्लड ब्रेन की तरफ नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से स्कीमिया हो जाएगा। एंड देन एक हमारे पास पेटेंट फोरेमन ओवेल है, ठीक है? अब ये इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है बच्चे का, अब इसमें पेटेंट फोरेमन ओवेल है, जिसकी वजह से जो ब्लड है ना वो आपस में मिक्स हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन जो इवन ऑक्सीजनेशन है उसमें डीऑक्सी ब्लड मिक्स हो रहा है, तो जो सर्कुलेशन में ब्लड जा रहा है इट्स नॉट रियली ऑक्सीजनेटेड, इट्स सॉर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड। और जो ऊपर फिर ब्रेन की तरफ जा रहा है वो भी इट्स नॉट रिच इन ऑक्सीजन, उसके अंदर ऑक्सीजन काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से भी इस्कीमिया हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ ब्लॉकेज बट इट्स रादर बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेशन। सो जस्ट टू रीइटरेट, क्लॉट्स, ठीक है, क्लॉट में हमने देखा है कि ए फिब कॉज या हाइपरकोagulability, फिर हमने कहा है कि ब्लॉकेज एथेरोस्क्लेरोसिस, स्टेनोसिस एंड अक्लूजन, ठीक है, जिसमें लैक्यूलर स्ट्रोक है, फिर हमने देखा एम्बोलिज्म जिसमें कार्डियो एम्बोलिज्म है, फिर हमने एक्सीडेंट की फॉर्म में डाइसेक्शन देखा है, एंड पेटेंट फोरेमन ओवेल देखा है। अब ये जब हमने सब ये इटियोलॉजी भी डिटर्मिन कर ली, हमने देख लिया इस्कीमिक स्ट्रोक भी है, तो हमने डायग्नोज कर लिया कि यार ये इस्कीमिक स्ट्रोक है। बट हाउ वुड वी मैनेज दिस पेशेंट? सबसे पहले वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स दिस क्वेश्चन, वी हैव टू से कि हैव द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स बिन रिजॉल्व्ड इन दिस पेशेंट? तो आइदर दे कैन बी रिजॉल्व और नॉट रिजॉल्व। अगर तो रिजॉल्व हो गए तो नाउ वी जस्ट नीड टू
अब मैनेज द पेशेंट पोस्ट स्ट्रोक के अब वो ठीक हो गया है, काइंड ऑफ उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए हैं, तो अब हमने क्या करना है, हमने बीपी को कंट्रोल में रखना है। क्यों? क्योंकि इस तरह हो सकता है कि हाइपरटेंशन हो और ब्लीड हो और फिर एक और हेमोरेजिक स्ट्रोक की तरफ भी जा सकता है पिक्चर। तो वी मेक श्योर दैट द बीपी if the BP is more than 220 and by 120, तो दिस इज़ अ वेरी हाई BP, तो व्हाट वो वी एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव, वी हैव टू गिव इट स्लोली। ठीक है, और स्लोली हम क्यों देते हैं? क्योंकि अगर हमने एकदम से एंटी हाइपरटेंसिव दिया और BP एकदम से बहुत ड्रॉप हो जाएगा तो हाइपो परफ्यूजन हो जाएगी ऑफ द ब्रेन, और हाइपो परफ्यूजन इज़ काउंटर इंट्यूटिव, वी डोंट वांट दैट। एंड देन उसकी वजह से हाइपो परफ्यूजन की वजह से रिकरेंस हो जाएगी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स की, कि दोबारा हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस हाइपो परफ्यूजन, राइट। बट से कि वो रिजॉल्व नहीं हुए और अभी भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं, तो नाउ वी नीड टू टेक एक्शन। बल्कि बिफोर बीपी कंट्रोल पहला पॉइंट था, और दूसरा मैं बता देती हूँ कि इट्स प्रिवेंट सेकेंडरी स्ट्रोक, कि वी नीड टू मेक श्योर कि दोबारा ऐसा ना हो। तो हम क्या देंगे? एंटी प्लेटलेट एजेंट्स देंगे ताकि क्लॉट्स ही ना बने, जिसमें एस्पिरिन है एंड एंटी कोआगुलेशन है, स्पेशली अगर एट्रियल फिब्रिलेशन इज़ द रीज़न। तो हम इसमें वारफेरिन दे सकते हैं, ठीक है, और फिर हम स्टैटिन्स भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, और हमें पता है कि हाइपर लिपिडीमिया इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ स्ट्रोक। सो हमने दो काम किए, मसला हमारा रिजॉल्व खुद ब खुद हो गया, वेल एंड गुड। अब हमने बीपी कंट्रोल किया है और हमने क्लॉट्स को कंट्रोल किया, लेकिन लेट्स से कि रिजॉल्व नहीं हुआ, तो फिर हम तब क्या करेंगे? हम करेंगे IV थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम्स देंगे, ये मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ऑफ द क्लॉट, ठीक है। और फिर हम इसमें भी बीपी कंट्रोल करेंगे और इसमें भी सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन, इसमें भी वही चीज़ें आ जाएंगी जिसमें हमारे पास एस्पिरिन है, ठीक है, एंटी कोआगुलेशन है, एंड उसके बाद स्टैटिन्स हम दे सकते हैं। सो ऑब्वियसली इसमें ये आ जाएगा। बीपी कंट्रोल में बताती हूँ क्या है, पहले हम देख लेते हैं IV थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम। सो हमें पता है IV थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम क्या है। थ्रोम्बो मीन्स ये जो थ्रोम्बोसिस है, एनालिटिक मीन्स ब्रेक। सो ये क्लॉट्स को हमारे पास ब्रेक कर देता है ताकि हमारे पास क्लॉटिंग हो ही ना और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी ना हो। तो इसमें हमारे पास क्या है? वी हैव टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो जो ये क्लास है इट्स कॉल्ड TPA। इसमें हमारे पास अल्टेप्लेज है, अल्टेप्लेज एंड टेनेक्टिप्लेज। तो इसमें प्लेज है प्लाज्मिनोजन। तो अल्टेप्लेज आप बेशक याद रख लो, दैट्स मोर देन इनफ। ये टेनेक्टिप्लेज। सो दिस इज़ गिवन अगर विद इन 4.5 आवर्स पेशेंट प्रेजेंट करे। तो अगर 4.5 आवर्स से ज़्यादा हो जाए तो वी कैन नॉट गो फॉर TPA, देन वी हैव टू गो फॉर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। अगर BP इज़ less than 185 by 110, so इसकी ये कंडीशन है, in order to give TPA the BP has to be less than 185 by 110, ठीक है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में होगी? क्योंकि वी नो कि दिस विल ब्रेक क्लॉट्स, तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज द चांस फॉर ब्लीडिंग। तो वी विल ऑब्वियसली नॉट गिव इट इन कंडीशंस जहाँ पे ब्लीडिंग इज़ अ सीरियस कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, ठीक है, हेमरेज वैसे ही हो रहा है, उसके ऊपर से हम क्लॉट्स भी नहीं फॉर्म होने दे रहे, तो मजीद ब्लीडिंग होगी। ब्रेन ट्यूमर, वाई? क्योंकि जो ट्यूमर होते हैं उसमें एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वो हो सकता है कि वो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाए। GI मेलिग्नेंसी, इसमें भी जो ट्यूमर है इसके अंदर क्या हो गया? एबनॉर्मल वेसल्स होंगे, ब्लीडिंग होगी। स्ट्रोक, ठीक है, अगर प्रीवियस स्ट्रोक की हिस्ट्री है, ट्रॉमा है कि पहली बंदा ट्रॉमा से ब्लीड करने का खदशा है, ऊपर से क्लॉट भी नहीं आप बनने दे रहे। न्यूरोसर्जिकल सर्जरी अगर रिसेंट हो, वो भी यही रीज़न है। एंड कोआगुलोपैथी, अगर INR इज़ मोर देन 1.7, PTT is more than 40 seconds, and then platelets is more than less than 100,000, because we know platelets should be within this range, ना 150 से तकरीबन 450 or 400,000. So if platelets are less than 100,000, PTT is less than more than 40 seconds, and INR is more than 1.7, तो it indicates higher bleeding chances. So फिर हम क्या करेंगे? Another option we have is mechanical thrombectomy of the clot. So we physically go in the vessel और हम ये clot को break करते हैं physically. तो इसमें क्या होता है? वी हैव टू डू इट विद इन 24 आवर्स ऑफ स्ट्रोक ऑनसेट, ठीक है। तो दैट वाज 4.5 एंड दिस इज़ 24 आवर्स, ठीक है। फिर जो इसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम CT MRI करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अगर लार्ज वेसल एक्लूजन है तो फिर हम थ्रोम्बेक्टमी करेंगे। लार्ज वेसल होनी ज़रूरी है, बट दिस इज़ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ऑफ द क्लॉट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो परफ्यूजन इमेजिंग है, कि हम ब्रेन में देखेंगे कि परफ्यूजन कितनी अच्छी है। उसमें एक ऐसा रीजन आ सकता है जिसको हम कहते हैं पेनम्ब्रा। सो पेनम्ब्रा इज़ बेसिकली ब्रेन टिश्यू अराउंड इस्कीमिया दैट हैज़न्ट बीन येट अफेक्टेड, कि अगर यहाँ पे इस्कीमिया है, ये ब्रेन है, तो ये जो इर्द गिर्द है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे परफ्यूजन कम है।
लेकिन इतनी कम नहीं है कि अभी उसके अंदर इस्कीमिया नहीं हुआ। तो वी हैव टू सेव दिस प्लेस। हाउ वुड वी सेव दिस रीजन? वी वुड डू इट थ्रू थ्रोम्बेक्टमी टू सेव द वायबल टिश्यू। ठीक है, सो दोज आर दी टू टेक्निक्स। अब इसमें भी हम बीपी कंट्रोल करेंगे। तो बीपी गोल इज़ बेस्ड ऑन प्रोसीजर। अगर टीपीए हमने किया है तो हम 180/105 से कम रखना चाहते हैं। अगर थ्रोम्बेक्टमी है तो हम उससे भी ज़्यादा कम एम कर सकते हैं। लेकिन हमने जो चीज़ देखी थी 185 से 110 सॉरी, वो कम होना ज़रूरी है। और इसमें हमने कहा था कि बीपी को हमने अगर बीपी इज़ मोर देन 220/120 तो हमने एंटी हाइपरटेंसिव स्लोली देने। ठीक है, इफ़ नो प्रोसीजर इज़ डन, फॉर एग्जांपल इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए, तो वी कैन अलाउ बीपी अप टू 220/120। ठीक है, विदाउट डूइंग एनी इंटरवेंशन बीपी के लिए, यानी एंटी हाइपरटेंसिव। लेकिन 220 तक ही बस हम वो कर सकते हैं। सो अब हमें ये याद है कि हमने कहा था कि एक और थर्ड स्टेम है। तो द थर्ड स्टेम, इफ़ वी फॉलो द ट्रेन ऑफ थॉट, तो इट्स नो हेमोरेजिक और इस्कीमिक लीजन सीन ऑन सीटी। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पे सीटी कहा था ना, हेड सीटी करेंगे। हमने कहा था पहली ये है कि हेमोरेजिक स्ट्रोक है, एक इस्कीमिक है, और एक ये है कि हमें उस पर कुछ भी ना ही नज़र आया। तो हम क्या करेंगे? यू कैन गेस द स्ट्रोक लोकेशन बेस्ड ऑन एग्जाम फाइंडिंग्स। तो वी हैव MCA, ACA एंड PCA। ठीक है, अब जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है उसमें कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस होती है, नमनेस होती है, एफेजिया होता है, नेग्लेक्ट होता है। तो ये हमारे पास डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट का डिफरेंस होता है। आई थिंक दिस इज़ डोमिनेंट एंड दिस इज़ नॉन डोमिनेंट। और फिर हेमी एंड क्वाड्रेनोप्सिया हो सकता है कि विजुअल चेंजेस होंगे। तो जस्ट टू रिमेंबर रिकैप, MCA में हमारे पास नमनेस है, ऑब्वियसली नेग्लेक्ट हो सकता है, एफेजिया हो सकता है, कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस हो सकती है ऑपोजिट साइड पे, एंड हेमियानोपिया हो सकता है, या क्वाड्रेनोपिया भी हो सकता है। ACA में दो चीज़ें हो रही होती हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल लेग वीकनेस होगी। तो रिमेंबर ACA इज़ लाइक द बॉटम से रिलेटेड है। सो इट इज़ द स्टफ़ जो कि नीचे नीचे करके वो है। सो उसमें हमारे पास क्या चीज़ है? कॉन्ट्रालेटरल लेग वीकनेस हो सकती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो नीचे नीचे करके है। एंड लैकिन और स्ट्रोक में हमारे पास जो है दैट इज़ सिवियर इन फेस एंड लिम्ब वीकनेस एंड नमनेस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था।